और शाहीन बाग पर बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का बयान सामने आ गया है। शाहीन बाग में खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे हैं, गिरिराज सिंह का ये कहना है। उन्होंने मजीद कहा है कि शाहीन बाग अब सिर्फ तहरीक नहीं रह गई है, बल्कि मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो गिरिराज सिंह जो कि अपने बयानात के लिए पहले ही सुर्खियों में रहे हैं, और शाहीन बाग पर तो लगातार बयानात हम देख ही रहे थे मुख्तलिफ लीडरों के, तो फिर गिरिराज सिंह का भी ये बयान सामने आ गया, जिस पर उन्होंने आज ये कहा कि शाहीन बाग में खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे हैं। शाहीन बाग अब सिर्फ तहरीक नहीं रह गई है, बल्कि मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त की बेहद अहम खबर, शाहीन बाग पर बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे हैं। शाहीन बाग अब सिर्फ तहरीक नहीं रह गई, बल्कि मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि शाहीन बाग को लेकर इस बार दिल्ली का जो चुनाव है वो गरमाया हुआ था। शाहीन बाग हर किसी के बयानात में नज़र आ ही रहा था, और ये भी हम देख रहे थे कि इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे थे उस पर इलेक्शन कमीशन भी सख्त मूड में नज़र आ रहा था। काफ़ी सख्त नोटिस भी लिया गया था, और अब आज जबकि तशहीरी मुहिम का आखिरी दिन है, तो आज भी बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का बयान शाहीन बाग पर आ गया है। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि अब सिर्फ ये तहरीक नहीं रह गया, बल्कि मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से शाहीन बाग पर बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और अगर गिरिराज सिंह की बात करें तो वो खुद ही मुतनाज़ा बयानात देने के लिए जाने जाते हैं। और हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। लगातार हम उनसे बात करते रहे हैं। अश्वनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, शाहीन बाग के तस्करे के बिना क्या बयान नहीं दिया जा सकता? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि शाहीन बाग में आखिर हो क्या रहा है। क्या ये जो कानून बना है भारत के लोगों के लिए नहीं बना है? नहीं, ये कानून बना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को नागरिकता देने के लिए। फिर ये शाहीन बाग हो क्यों रहा है? एक शाहीन बाग में दलील दी जाती है कि संविधान असंवैधानिक है, ये कानून असंवैधानिक है। यदि ये कानून असंवैधानिक है तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 150 से लगभग 150 PIL हो चुकी हैं इसी कानून के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की मूल भावना को बचाना। संविधान क्या है, कोई कानून संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, इसका निर्णय न कोई नेता करेगा, न कोई मंत्री करेगा, न कोई जनता करेगी। इसका निर्णय केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा जी। तो जब 150 PIL हो चुके, ये कानून भारत के लोगों के लिए बना नहीं है, ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के लिए बना हुआ है। फिर मुझे लगता है ये संविधान जो कुछ यहाँ शाहीन बाग में हो रहा है, ये केवल और केवल दो पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसको वहां पे इकट्ठा करके लोग रखे हुए हैं। इसका इस कानून से कोई लेना देना नहीं। अश्वनी जी, आपकी तमाम बातें, तमाम चीजें, तर्क बिल्कुल सही माने जा सकते हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आपका अपना नजरिया है। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि शाहीन बाग में इतने दिनों से वहां पर एहतजाज जारी है, अब तक कोई उनसे बात करने क्यों नहीं पहुंचा? अभी बहुत खूबसूरती के साथ आपने बताया कि आखिर ये कानून है क्या, इसमें क्या कुछ अहम चीजें हैं। यही बातें, यही चीजें क्या वहां पर जाकर लोगों को नहीं समझाई जा सकती? देखिए मैडम, शाहीन बाग, गृह मंत्रालय ने बोल दिया शाहीन बाग के लोगों को कि अगर आपको बात करना है तो आप आइए। कानून मंत्री रविशंकर जी ने बोल दिया आपको बात करना है तो आप आइए। तो अब ये कौन सी जिद है कि वहीं शाहीन बाग में जाके मंत्री बात करेंगे? अरे गृह मंत्रालय में आके बात कर लीजिए, आप कानून मंत्रालय में आके बात कर लीजिए, बात तो खुली हुई है, किसी ने बातचीत का दरवाजा नहीं बंद किया है। बात केवल इतनी है कि जब ये कानून भारत के लोगों के लिए बना ही नहीं है, जब ये कानून भारत, तो उसके खिलाफ लोग धरने पे क्यों बैठे हुए? क्या ये लोग चाहते हैं कि जितने भारत में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको नागरिकता मिल जाए? क्या ये लोग चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाए?
क्या ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद को नागरिकता मिल जाए? चाहते क्या है लोग? अश्वनी जी, यहाँ पर एक और बात जो लगातार सामने आ रही है कि कानून का सहारा लेकर समझा बुझाकर क्यों नहीं इनको वहां से हटा दिया जाता है? क्यों इस मसले को लगातार उलझाए रखा गया है? ना उनकी बात सुनी जा रही है, ना वहां पर किसी तरह की कोई कानूनी जो चीजें हैं वो अपनाई जा रही हैं। आखिर सेंटर में तो गवर्नमेंट आपकी ही है, कुछ भी किया जा सकता है आराम से समझा बुझाकर। उनको समझाने रोज जाते हैं, रोज यहाँ के पुलिस के कमिश्नर, यहाँ के जो दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं, सेक्रेटरी, सचिव, सब जाते हैं। इवन हम लोगों ने भी कई बार कहा, हमने खुद शाहीन बाग के जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं उनको फोन करके बोला कि आप मुझे आधे घंटे के लिए मंच पे आने की अनुमति दो, अगर आपका जो डाउट है हम क्लियर कर देंगे। अब वो कह रहे नहीं, हम मतलब दिक्कत यह है कि वो एक तरफा रखना चाहते हैं। और सच्चाई ये है कि ये जो शाहीन बाग का धरना है ये टोटली पॉलिटिकल धरना है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा फंडेड है। वही लोग सुबह शाम वहाँ पे खाना पहुंचाते हैं, वही लोग चाय नाश्ता पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी राय रही है। जी जी, शादी विवाह में 200 लोगों को एक दिन बारात बुलानी होती है, 2 महीने तैयारी करनी होती है। यहाँ पे 2000 से ज्यादा लोग 2 महीने से बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। इनको सुबह शाम नाश्ता कौन देता है? इनको लेकिन मसले का हल निकालना भी तो चाहिए। आखिर हुकूमत क्या कर रही है? सवाल सबसे ज्यादा यही उठ रहा है, क्यों इंतजार किया जा रहा है? मैं तो आपसे यही पूछूंगा, एक बार आप शाहीन बाग वालों से पूछ लीजिए कि वो चाहते क्या है। क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? क्या वो चाहते हैं अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसको भी भारत की नागरिकता मिले? क्या वो चाहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी भारत की नागरिकता मिले? वो चाहते क्या है बताएं तो। जब ये कानून भारत के लोगों के लिए बना नहीं तो बैठे किस लिए हो? अश्वनी उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका अदा करना चाहेंगे बात करने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान के रहमान खान साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि लगातार इस मौजू पर बड़ी ही बेबाकी के साथ अपने बयानात रख रहे हैं। रहमान खान साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, शाहीन बाग का जो मौजू है वो तकरीबन दिल्ली की सियासत में छाया हुआ है। मसले को हल करने की कोशिश किसी तरफ से नहीं की जा रही है, सिर्फ बयानात में जहर उगला जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसकी अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो अनंत कुमार हेगड़े जो इनके फॉर्मर मिनिस्टर थे, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को जो 1947 से उसके पहले भी गांधी जी ने किया, उसको इन्होंने एक साजिश और ब्रिटिश और गांधी जी फ्रीडम मूवमेंट में इनकी साठगांठ थी और वो कोई आंदोलन नहीं था। ये विचार रखने वाले आंदोलन से उनके ऊपर यकीन नहीं होता, पीसफुल एजिटेशन में इनका कोई यकीन नहीं है। ये सब इनकी आरएसएस की सत्तागिरी सब दुनिया जानती है कि मार तोड़ और इसी तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों में एक बदअमनी पैदा करना है, वही गिरिराज सिंह कर रहे हैं। यानी कि जैसा कि आपने कहा, लोगों के जो एहसासात हैं उनके शक और शुबूत का अगर लोग हुकूमत तक पहुंचना है तो सत्याग्रह बहुत जरूरी है। अपने यानी कि पीसफुल एजिटेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब इसके लिए वो करते हैं कि पॉलिटिकल है, ये इसको नाश्ता कौन दे रहा है, खाना कौन दे रहा है। बिल्कुल, उस पर सारे मुल्क में एजिटेशन होता 1947 में, तो उस वक्त पर कौन खाना दे रहा था? अब ये जो इनकी जो बकवासें हैं, इनकी ये पीसफुल एजिटेशन में बिलीव नहीं करते। ये किसी के हुकूक की उनको परवाह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं है। जो मन में आया बकते जाते हैं, उनकी जबान पे कोई लगाम नहीं है, सबकी बेइज्जती करते हैं। ये समझते हैं कि ये ही एक नेशनलिस्ट है। सारे जो इनकी विचारधारा से जो मुत्तफिक नहीं है वो सब एंटी नेशनल। रहमान खान साहब, अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे, लगातार ये बातें होती रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पस पर्दा जो है वो इस तरह के एहतजाज को अपनी पुष्पनाही कर रही है। क्या आप इसको सही मानते हैं? सियासत से अलग होना चाहिए क्या ये तमाम मुद्दे? मेरी पॉलिटिकल जिंदगी में कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के एजिटेशन मुकम्मल तरह से नहीं करा पा रही है। 300-400 आदमी के जमाने के लिए पॉलिटिकल, वो खुद जानते हैं अगर उनको मोदी जी की रैली कराना रहे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके रैली कराते हैं। और एक आधे घंटे की रैली करने के लिए वो पूरी
दौड़ लगा देते हैं। ये 50-55 साल दिनों से चल रहा है। एक पीसफुल एजिटेशन, स्पॉन्टेनियस ये है जो लोग, क्योंकि हुकूमत सुन रही नहीं है। देखिए अब मजबूर हो, लोग क्या करेंगे, यानी लोग डर रहे हैं। अब देखिए कोरोना वायरस आई है, लोग डर रहे हैं, तो पूरी हुकूमत और इसमें आ गई है, सुन रही है। के रहमान खान साहब, अभी आपने कोरोना वायरस की बात की। यहाँ अगर हम बात करें कि नफरत के वायरस को हमें फैलने नहीं देना है, उसको जड़ से खत्म कर देना है, क्यों नहीं उसके लिए कोशिशें की जाती हैं? नहीं, यही है ना, कोशिश कौन करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए हुकूमत को। यानी हुकूमत सबकी है जी, हुकूमत बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की नहीं है। वो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे वोट लिए हैं, इनको सबका। अब जब एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फील थ्रेटन्ड बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको बुलाएं, बात करें, या उनके जो शुकूक है, उनके जो डाउट्स हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। के रहमान खान साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप साबिक मरकजी वजीर भी रहे हैं, सियासत को काफी गौर से आपने देखा है, क्या इस तरह की जो सियासत हो रही है, भड़काऊ बयानात की या इस तरह के बयानात की, क्या उनसे मुस्तकबिल में सियासी फायदा जो है वो हासिल किया जा सकता है, या ये सिर्फ बयानात भर के रह जाएंगे? देखिए, सियासी फायदा हो या ना हो, ये सियासतदानी सोचते हैं कि इसके सियासी फायदा। आज मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस 70 साल में इस तरह की कश्मोकश में कभी नहीं पड़ा जी। ये सिर्फ आज एनपीआर एनआरसी का नहीं है, इनके बयानात जो इसके पहले भी होते रहे। हर छोटी बात को पाकिस्तान चले जाओ, या आप दूसरे देश के सिटीजन हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, इस तरह के बयानात करते करते अगर ऐसा कानून लाना, क्या किसी के दिल में शक नहीं पैदा होता? क्या इनको अल्लाह ने समझ नहीं दी है? ये अपनी अगर लोकसभा में इनकी जो मेजॉरिटी आ गई, तो इसका मतलब क्या सबका खून कर देंगे ये? तो मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी उनको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुकूमत जी। के रहमान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे आपका। आपने अपने तमाम जो तासुरात हैं उनका इजहार हमारे साथ किया, और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान कांग्रेस के कदावर लीडर मीम अफजल साहब भी मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, लगातार हम देखते आ रहे हैं, और ख़ासतौर से अगर दिल्ली के इलेक्शन की इंतखाबी तशहीर की बात करें, बयानात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज भी देखिए गिरिराज सिंह का ट्वीट सामने आ गया है, मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है, शाहीन बाग के बिना कोई बयान मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर हैं मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? तो नाज़रीन, आपको बताएं कि हम लगातार ख़ास मेहमानों से बात कर रहे हैं। शाहीन बाग पे खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे हैं, ये ट्वीट किया है गिरिराज सिंह ने। उनका ये भी कहना है कि शाहीन बाग अब सिर्फ तहरीक नहीं रह गया है, बल्कि मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। शाहीन बाग पर बीजेपी लीडरान लगातार बयानात दे रहे हैं, और अब गिरिराज सिंह का भी ट्वीट सामने आ गया है, जिसमें उनका कहना है कि शाहीन बाग में खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में हम लगातार खास मेहमानों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर मीम अफजल साहब से। मीम अफजल साहब, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका हमारे चैनल में, और आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से बयानात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है, किस तरह से देखेंगे आप इसे? गिरिराज सिंह ने कहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल साबित हो जाती जी कि इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई करना चाहिए, और उन्होंने जितना भड़काऊ बयान दिया है इस पर इमीडिएट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी अहम बात ये कहूंगा मैं कि उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग में सुसाइड बॉम्बर तैयार हो रहे हैं, इसका कोई सबूत उनके पास है तो वो आवाम के सामने पेश करें। बिल्कुल। दरहकीकत गिरिराज सिंह
जी बजाते खुद एक जहरीले ह्यूमन बॉम्ब है, जो पिछले कई सालों से हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं और देश के वातावरण को खराब करने का काम करते हैं। तो मैं तो उनको कहता हूं कि वो एक जिंदा ह्यूमन बॉम्ब है, बजाय इसके कि वो कहें कि उनके बारे में कहूं कि वो बहुत घटिया बयान देते हैं। लेकिन आज जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है उस पर मजबूर होकर ये बात कहनी पड़ती है। मीम अफजल साहब, एक और बात जो लगातार सामने आ रही है कि बयानात का जो सिलसिला है वो इस हद तक जा चुका है कि बापू को भी नहीं बख्शा जा रहा। कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन जरूर होनी चाहिए, एक लायामल मुरत्तब होना चाहिए। गाइडलाइन है जी, गाइडलाइन है जी। ये भारतीय जनता पार्टी ने गाइडलाइन दी हुई है इन लोगों। जो बकवास हो रही है, जिस तरह के बयानात हो आ रहे हैं, जिस तरह से गांधी जी के ताल्लुक से बोला जा रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री गांधी जी के नाम का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपने फायदे के लिए उनका बड़ा आदर और इज्जत दिखाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं। तो ये तो गाइडलाइन है, साफ दिखाई दे रहा है। गाइडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने गाइडलाइन बना रखी है कि नेहरू को, गांधी जी को, कांग्रेस को, शख्सियात को, कांग्रेस के बड़े लोगों को, सरदार पटेल को छोड़ दीजिए बस, चूंकि वो गुजरात से थे। ये तो सरदार पटेल को भी नहीं छोड़ते अगर वो गुजरात से ना होते। मीम अफजल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में जिस तरह से एहतजाज का सिलसिला जारी है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस की पुष्पनाही हासिल है। कांग्रेस अपना सियासी फायदा हासिल कर रही है। साबित करें। मैं बार बार कह चुका हूँ ये बात, और आपके चैनल के द्वारा एक बार फिर ये कहना चाहूंगा जी जी कि दो मूवमेंट देश के अंदर चल रहे हैं। एक सियासी मूवमेंट है जो सीएए, एनआरसी और एनआरपी के खिलाफ है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इस पर आवाज उठाई पार्लियामेंट से लेकर के, जब ये बिल पास हो रहा था, कानून बन रहा था, उस वक्त सबसे मुखर आवाज किसकी थी पार्लियामेंट में? कांग्रेस ने इसको चलाया। कांग्रेस पे एहतजाज कर रही है। सोनिया जी, प्रियंका जी ने जाकर के बोट क्लब पे धरना दिया, राहुल गांधी जी ने लगातार धरने दिए, लगातार। तो नाज़रीन, हम लगातार बात कर रहे हैं खास मेहमानों से।